नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूँ। सत्यमेव जयते अतः सत्य की विजय हुई और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने यहाँ भी कहा कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ कांग्रेस ने पाप किया था। चुनाव तो पहले ही ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोग ही सर्वोच्च न्यायालय के पास जा रहे थे, जिसके कारण यह फैसला हुआ कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किए, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल-टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया और तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई है वह हमने रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत भी की। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूँ। सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर ये सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने एक पाप किया था। चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, जिसके कारण यह फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल-टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहां कैसे सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट मांगी। हमने निकायवार भी रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं, अब हो थोड़ी सकते। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा और अब हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे। और कमलनाथ हमेशा षड्यंत्र ही करते रहे। कभी भी उनकी नियत ओबीसी को न्याय देने की नहीं थी। केवल ओबीसी को वोट बैंक मान के, बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के, बिना तैयारी के हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, और उनको पता था कि ये नहीं होने वाला। मैं आज पूछ रहा हूं कमलनाथ से कि क्यों उनके एडवोकेट जनरल जब 27% आरक्षण की बात की थी, क्यों कोर्ट में खड़े नहीं हुए? क्यों तत्काल स्टे दे दिया? क्यों जब पीएससी की बात आई, इस स्टे की बात आई, तो कहा, उन्हीं के वकील ने कहा क्या ये पीएससी में भी लागू होगा? कमलनाथ जी, ओबीसी अब बहुत समझदार है। आपने पाप किया वो जान गया है।
आप अब इधर उधर की बातें ना करें। जनता सच्चाई जानती है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। हम समाज के हर वर्ग के साथ हैं और इसलिए हम ओबीसी के भी साथ हैं। न्याय मिला है, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूँ। सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर ये सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने एक पाप किया था। चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, जिसके कारण ये फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहाँ कैसे सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट मांगी। हमने निकायवार भी रिपोर्ट तैयार की और वह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए, तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं अब हो थोड़ी सकता है। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान ओबीसी आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। कहा, कोर्ट ने आरक्षण पर राहत भरा फैसला दिया है, हम उनके आदेश का सम्मान करते हैं। सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% का लाभ ओबीसी वर्ग को नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में 50% से ज्यादा आरक्षण ना हो। उल्लेखित है कि ओबीसी को उनका हक दिलाने के लिए हम हर प्रकार लड़ेंगे। हम पहले दिन से यही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाएं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने का निर्णय दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्गों को अभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में ये उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसीलिए हमने तो पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग का 27% आरक्षण का हक व अधिकार मिले, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर बीडी शर्मा ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जो असमंजस था उसे खत्म कर दिया है। हमें गर्व है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो हमारा संकल्प था वो पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होंगे और इसमें ओबीसी वर्ग को लाभ भी मिलेगा। कांग्रेस ओबीसी वर्ग को लाभ मिलने से रोकने का काम कर रही थी। भाजपा सरकार के प्रयासों से ओबीसी वर्ग को फायदा मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक ट्रिपल टेस्ट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50% जो लिमिट है उसके आधार पर कहीं 27% से भी ज्यादा मिलेगा। ये नहीं, कहीं 27 से भी ज्यादा मिलेगा। इसके जो टेक्निकल चीजें हैं वो सारी आपके सामने मुझे लगता आएंगी। इलेक्शन कमीशन इस पर तैयारी करेगा।
कहीं पर 27% से भी ज्यादा मिलेगा। माना कि कहीं सामाजिक और राजनीतिक सहभागिता के आधार पर जो चीजें इसके अंतर्गत तय होंगी तो हो सकता है कहीं 27 से भी ज्यादा जाएगा, 30 भी जाएगा, कहीं 25 भी रहेगा। इस प्रकार से इसका ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उसके नॉर्म्स जो हुए हैं, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैसला यह है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होंगे, जो समाज के सबका साथ, सबका विकास और सबको। संजय सिंह वर्मा ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा कर रही है झूठा महिला मंडन। भाजपा पर साधा निशाना, कहा पिछड़ा वर्ग के साथ न्याय मांग रहे हैं तो इन्हें कानून बनाना चाहिए। भाजपाइयों का आरक्षण खत्म करने का एजेंडा कमलेश्वर पटेल का है। कांग्रेस सरकार के कानून में ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को ऊपर उठने का भरपूर मौका था। भाजपा की नीयत में शुरू से ही खोट है। ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीनने का काम किया। मध्य प्रदेश की जनता अब समझदार है। बीजेपी ढोंग रचना बंद करे। एक ऐसे विषय पर उपस्थित हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेताओं ने बिना विषय के विषय बनाकर और हर्षोल्लास बना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, छीनते हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं और फिर खुशी मनाते हैं। किस बात की खुशी मना रहे हैं ये समझ से परे है। सबसे पहले तो मिला हुआ अधिकार छीनने का काम किया अध्यादेश लाके। त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम निकाय चुनाव को लेके, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायती राज चुनाव के लिए जो एक्ट बना था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाकर जो राज्यों को अधिकार दिया था कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार राज्य अपना खुद का कानून बनाएंगी और जनसंख्या के हिसाब से उस वर्ग को उतना प्रतिनिधित्व देंगे। और उसके अनुरूप हमारे मध्य प्रदेश में 5 बार चुनाव हुए। नया अध्यादेश कौन लाया? इनकी मंशा में अगर खोट नहीं था तो नया अध्यादेश क्यों लाए? क्यों इतना व्यवस्थित जो चुनाव मध्य प्रदेश में चल रहा था और सब भी वर्ग के लोग उसमें संतुष्ट थे और नया अध्यादेश लाके पूरी व्यवस्था को तहस नहस किया और मजबूरी में लोग कोर्ट गए। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं कोर्ट जाते हैं। अरे कोर्ट तो न्यायालय इसी के लिए बना है और लोग न्याय पाने के लिए गए थे। पर आपने क्या किया? यहाँ मिला हुआ अधिकार छीना, अध्यादेश लाते हैं, फिर मुंह की खानी पड़ती है कोर्ट के डायरेक्शन में, फिर आपको अध्यादेश भी वापस लेना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्ट का आदेश देती है, वहाँ आप अपने आंकड़े नहीं पेश कर पाते हैं और आपकी गलतियों की वजह से और आज जो स्थिति पैदा हुई है 50% सीमा के अंदर जो चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी है। इसमें खुशी मनाने की कोई बात नहीं है। मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया। कांग्रेस सरकार ने जो कानून बनाया था उस कांग्रेस सरकार के कानून में ओबीसी के लोगों को, एससी एसटी के लोगों को, सामान्य वर्ग और महिलाओं को, सभी वर्ग को ऊपर उठने का नया नेतृत्व तैयार करने के लिए भरपूर मौका था। और 5 बार चुनाव हुए और हमने स्वयं मंत्री रहते परिसीमन, रोटेशन में आरक्षण, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हुआ था। आधी अधूरी जानकारी बार बार कोर्ट में दे के और किस तरह से माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया। और आज जो निर्णय आया है जिसके लिए हम सुन रहे थे भाजपा के नेताओं का स्टेटमेंट, वो खुशी जाहिर कर रहे, उत्सव जाहिर कर रहे हैं। अगर आपकी मंशा सही होती तो आपकी सरकार यहाँ पर 18 वर्षों से है, 15 वर्ष पहले थी और 2 साल ये भी पूरे हो गए हैं। और जिस तरह से आपकी लापरवाही का हम आपके सामने, आज मध्य प्रदेश की भाजपा और ख़ास करके शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, अपना महिमा मंडन करवाने के लिए अपने चक्षु छोड़ दिए उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि आप 14% आरक्षण बिना पिछड़ा वर्ग को दिए आप चुनाव नहीं करा सकते, इसलिए तत्काल ये व्यवस्थाएं करके आप तारीखें जारी करिए। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। हमारी सरकार थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमने 27% आरक्षण का कानून पास करके, लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद शिवराज चौहान ने जो परिसीमन हमने किया था, इन्होंने नया अध्यादेश लाके परिसीमन को निरस्त करा दिया। ये सारा बवाल जो मचा है कमलनाथ जी की सरकार के परिसीमन को निरस्त करने का जो अध्यादेश शिवराज चौहान लाए, उसी पे लोग कोर्ट में
गए। हमारी मंशा साफ है कि 27% आरक्षण जो पिछड़े वर्ग के राजनीतिक अधिकारों को मिलना चाहिए वो निश्चित रूप से देना चाहिए। लेकिन अभी जो निर्णय आया है उसमें 14% आरक्षण जो पूर्व से प्रदत्त है, और इसमें भाजपा अपना महिमा मंडन करा रही, बड़ा तीर मार दिया। आज मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति पिछड़े वर्ग का वो समझ गया है कि बीजेपी ने हमारे हितों पे कुठाराघात किया है, हमें अंधकार में रखा है, हमें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलने दे रही है। हम तो आज भी ये कह रहे हैं, मोटी मोटी बात मैं करना चाहता हूँ, 10% आरक्षण जब लोकसभा में नरेंद्र मोदी साहब ने आर्थिक आधार पे लोगों को दिया, सवर्ण वर्ग के साथियों को दिया, इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया। कायदे से तो 50% का उल्लंघन यहीं पे हो गया। 16% SC, 20% ST, 14% पिछड़े वर्ग को, और 10% आपने दिया। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, यदि तुम्हारी मंशा साफ है, तुमने बाबा साहेब के लिखे संविधान को तमाम सारी धाराएं बदल दी आपने। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश में बिना OBC आरक्षण के पंचायत निकाय चुनाव होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निकाय और पंचायत चुनाव की अनुमति दे दी है। सीएम शिवराज का संकल्प था जो आज पूरा हो गया है। OBC समाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेगा। सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज अभी सुनवाई हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें बहुत बड़ी सफलता सरकार को मिली है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है, जो हम लोगों ने मांग की थी कि 2022 के डिलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारी तरफ से OBC आरक्षण की मांग थी उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सरकार 1 सप्ताह के अंदर OBC का आरक्षण करे। ये निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किए हैं। तो हमारी सरकार की बहुत बड़ी जीत, सफलता आज मिली है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज का निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप और प्रदेश का जो हमारा OBC समाज है उसके साथ आज बहुत बड़ा न्याय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। हम सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रयास था वो प्रयास था, उस प्रयास में हम लोग, कांग्रेस तो नाटक कर रही थी, और जिस गंभीरता से सरकार ने प्रयास किया है उस गंभीरता से ये इतना बड़ा निर्णय आया है। महाराष्ट्र में भी नहीं हो पाया, परंतु हमारे राज्य में OBC आरक्षण की अनुमति हम लोगों को मिल गई है। ये बहुत बड़ी सफलता आज सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं पूरे प्रदेश के OBC समाज को बहुत बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं पूरे OBC समाज की ओर से। ये मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि हम पूरा ताकत लगाएंगे कि OBC आरक्षण के आधार पर चुनाव हो, और उसमें आज हम लोगों को सफलता मिली है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन पूरा OBC समाज करता है। ऐतिहासिक निर्णय आज हुआ। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मंझला की घटना पर कांग्रेस के आदिवासियों पर अत्याचार के आरोप पर बोले मंत्री, राजनेता का काम समाज के अंदर फायर ब्रिगेड की तरह होना चाहिए, लेकिन कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि दिग्गी और कमलनाथ चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं, जबकि मंडला की घटना जादू टोना की घटना है, पारिवारिक घटना है। इससे पहले खरगोन में भी झूठा फोटो डाल दिया था। देखो क्या है कि
राजनेता का काम समाज के अंदर फायर ब्रिगेड की तरह होना चाहिए। अगर कोई चिंगारी उठ रही है, कोई भ्रम फैल रहा है, तो उसे समाप्त करें, बुझाएं। पर पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर ये दो नेता ऐसे हैं, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, जो चिंगारी लगाने का काम कर रहे हैं। बुझाना चाहिए, वो लगाने का काम कर रहे हैं। अब मंडला की घटना का आपने पूछा है, मंडला के अंदर घटना क्यों हुई, कैसे हुई, जरा जानकारी तो ले लेते। अपने विधायक आपके दो हैं, उनसे ले लेते। आपकी पार्टी की एजेंसी होगी, उनसे ले। वो पारिवारिक घटना है, जादू तोड़ने को लेके घटना हुई, अपराधी गिरफ्तार हो गए, लेकिन पहली सवेरे ही ट्वीट कर दिया कि आदिवासियों पे अत्याचार हो रहा है। अब ये समाज के अंदर घृणा फैलाने का काम, खरगोन के अंदर आपने देखा होगा, झूठा डाल दिया मस्जिद के ऊपर भगवा फहराते हुए। क्या था वो? दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया था, क्या समाज में विद्वेष फैलाने का काम नहीं है ये? कल नीमच की घटना पर दरगाह की पक्षधारी कर रहे हैं आप। अरे आप घटना की जानकारी तो लो, मंडला की बात तो करो। मैं निंदा करता हूं इस तरह के कृत्य की जो समाज के अंदर विभाजन का काम करना चाहते हैं। इसमें सुझाव की आवश्यकता क्या है? ये तो अध्यक्ष का निर्णय है। ये दरअसल पिछड़ों की पीठ में जो इनने छुरा भोंका है कांग्रेस ने, ये उसके पाश्चाताप के तरीके हैं इनके। पिछले पूरे मध्य प्रदेश के जानते हैं कि इनके कारण से भाई भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव में चली गई थी, आरक्षण के साथ चली गई थी, फार्म भर गए थे लोगों के, पैसे जमा हो गए थे लोगों के, इनने स्टे लगवाया। इसका जवाब देने की जगह भाजपा पे आरोप लगाना, जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो तीन खुद की तरफ उठती हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37 प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में नए आए, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 43 लोग हैं। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में अब 226 बचे हैं। सैंपल जो कल लिए गए वो 5,870 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में लिए गए। संक्रमण दर हमारी 0.6363 है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.7 संपूर्ण प्रदेश की बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। कुल 2 एक्टिव केस पुलिस के जवानों के हैं। कल जो वैक्सीनेशन हमारी मध्य प्रदेश में हुई वो 21,746 लोगों को वैक्सीन लगा है। अभी तक कुल जो वैक्सीन लगा है वो 11,83,26,163 है। क्या है कि कभी राहुल बाबा से भी मिलने कमलनाथ जी अच्छा लगेगा उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। जब से इनने राहुल बाबा से मध्य प्रदेश में 2 लाख का कर्जा का झूठ बुलवाया है, तब से जो उससे आँख ही नहीं मिला रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी से, आँख ही नहीं मिला पा रहे हैं, इसलिए मिलते ही नहीं है उनसे। जाके माफ़ी मांगे कि हमने किसानों से धोखे की बात झूठ बुलवा दी राहुल जी। बरगी विधानसभा अंतर्गत एक भी कॉलेज न होने के चलते सैकड़ों की संख्या में बरगी विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में है, जिसको लेकर बरगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय यादव के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने विधायक संजय यादव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को सबसे पहले गुलाब का फूल देते हुए कॉलेज खोले जाने को लेकर सबसे पहले गुलाब का फूल देते हुए आग्रह कर ज्ञापन सौंपते हुए बरगी विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राओं की समस्याओं को जिला प्रशासन के सामने रखा। कॉलेज की मांग के लिए आए, जो कॉलेज नहीं है तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। 19-20 में जो अभी पेपर दे के पास नहीं वो छात्र 12th में वो पढ़ नहीं पाते, गाँव में आ नहीं पाते, यहाँ रहने की सुविधा नहीं है, खाने रूम किराए के चाहिए, खाना पीना मेट्रो की सुविधा, आना जाना, रूम भी नहीं मिलता है और किराया भी नहीं दे पाते। गरीब लोग, हम लोग मजदूर लोग हैं, गांव के लोग हैं, रहते दूर दूर से आते हैं, यार रहने की सुविधा नहीं होती तो पढ़ नहीं पाते। ये हम यहाँ कॉलेज के लिए ज्ञापन जन सुनवाई में आए और हम वहाँ भी जो लोग शहर आ रहे हैं उनके लिए मेट्रो बंद हो गई है। हमारे सम्मानित विधायक जी ने भी इसके पहले 19-20 में जो मेट्रो चालू कराई थी वो अभी कोविड काल में बंद हो गई है, तो उन्हें पुनः चालू करवाएं और हमारा कॉलेज अभी इसी सत्र में चालू होना चाहिए। नाम बोलो। पवन कुमार बरगड़े। शेखपुरा ब्लॉक के अंतर्गत चाहे चरगमा हो चाहे शेखपुरा हो,
यहाँ के बच्चे या बच्चियाँ या आने जो पीढ़ी गुजर चुकी है वो पीढ़ी शिक्षा से वंचित है। क्यों वंचित है कि पिछले आज तक सरकार ने वहाँ कॉलेज खोलने का काम नहीं किया। गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, आदिवासी वर्ग बहुत तादाद में है चरगमा क्षेत्र में, बाकी क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग के साथ साथ गरीब सभी वर्ग के निवास करते हैं। लेकिन वो पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको आगे की संभावना नहीं है। आप बरगी विधानसभा क्षेत्र का रिकॉर्ड निकलवा लोगे, मैं तो समझता हूँ ग्रामीण क्षेत्र के सभी क्षेत्रों का जो जागरूक जनप्रतिनिधि होगा तो उसको पता लग जाएगा कि 90% बच्चे 80% छोड़ देते हैं 8वीं तक और उसके बाद 10% बच्चे कॉलेज में पहुँचते स्कूल में 12th तक पहुँचते 2000 बचते हैं। और अभी पिछले साल आपने देखा 2 वर्ष 11th 12th में बच्चे अपने आप पास हुए। जो 11वीं में रहा वो 12वीं में पहुंचा, जो 12वीं में रहा वो फर्स्ट ईयर में पहुंचा। लेकिन वो बच्चे गए कहाँ? ड्रॉप आउट हो गए। ड्रॉप आउट क्यों हो गए? इसलिए हो गए कि उनको आगे संभावना नहीं है। 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर जबलपुर पढ़ने कोई भी बच्चा नहीं आएगा। हमने 2019 में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, सबसे पहले काम किया था कॉलेज स्वीकृत कराया। इसका आश्वासन भी एक बिजौरी चरगमा में जिसकी भूमि भी आवंटित हो गई। जैसी भाजपा सरकार आई इन्होंने रोकने का काम किया, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती कि यहाँ के बच्चे शिक्षित हों, यहाँ की बच्ची शिक्षित हों, आदिवासी मजदूर किसान का बेटा पढ़ ना पाए। ये इनकी सोच है। हमने मेट्रो बस क्यों चालू करवाई थी? मेट्रो बस इसलिए चालू करवाई थी कि जो 10% बच्चा जो जिसकी इच्छा है पढ़ने की बहुत ज़्यादा, और जो बेचारे के माँ बाप मजदूरी करके जिस बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम वो शहर में आके मेट्रो से शहर में आ सके। हमने मेट्रो शुरू करवाई थी, इन्होंने बंद कर दी, चाहे चरगमा में हो चाहे बरगी में हो। क्यों बंद कर दी? कि अब जो शहर आना पढ़ना चाह रहे वो भी नहीं आ पा रहे। इसलिए हमने विधानसभा में ध्यानाकर्षण में आकर सरकार ने आश्वासन दिया, अगर इस सत्र में कॉलेज चालू नहीं हुआ तो इतने हजारों पीढ़ी का बर्बाद हुआ। मजदूरों का, गरीब का, आदिवासी का, दलित का बच्चा, किसान का बच्चा, इसका भविष्य अंधकारमय हो गए। अंधकारमय होने नहीं देना चाहते और इन लोग नहीं देना चाहते। इन लोग मेरे पीछे पड़े कि भैया इस साल कॉलेज चालू करवा दो। जनसेवक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन इन लोगों ने बनाया है जो शिक्षा के क्षेत्र में सब क्षेत्र में काम करना चाहता है। अभी पहले 15 दिन पहले मैंने कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब को दिया कि इस सत्र में हमारा एडमिशन प्रारंभ होगा कि नहीं होगा। बिल्डिंग आप अभी बना नहीं पाओगे, लेकिन बिल्डिंग का इंतजाम है हमारे पास। 2 हॉस्टल बनवाए हमने, एक कोहला में, एक बिजौरी चरगमा हार में। आप कम से कम फर्स्ट ईयर क्लास इस साल एडमिशन शुरू कर दोगे तो ये बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। कोई छोड़ेगा क्या? क्योंकि पास में कॉलेज रहेगा, क्यों छोड़ेगा? 500-600 एडमिशन अभी हम दिलवा देंगे फर्स्ट ईयर में। लेकिन कॉलेज की सरकार की नीयत साफ हो। सरकार आश्वासन दे चुकी विधानसभा में, आश्वासन देने के बाद अगर सरकार कॉलेज नहीं खोल रही तो मुझे लगता है कि ये सरकार गरीब विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है। अगर 15 दिन के अंदर कॉलेज नहीं खोला तो ये तो हम मान के चलेंगे कि सरकार आदिवासी, दलित, किसान विरोधी है। लेकिन हमारे सब साथी जैसा तय करेंगे, अगर हमारे साथी तय करेंगे कि हम लोग खाने पीने को लेकर यहाँ बैठेंगे, या सरकार जबलपुर में रहने का इंतजाम कर दे, या मेट्रो चालू कर दे, कम से कम 25-50 बच्चे तो आ सकते पढ़ने, कम से कम कुछ तो करे। इसके बाद हम लोग जैसी गर्मी खत्म हो जाएगी 15 जून के बाद, इन लोग जैसे तय करेंगे, हमारे छात्र छात्राएं जैसे तय करेंगे, उस हिसाब से हम इनके नेतृत्व में हमारा पूरा कांग्रेस परिवार इनका सहयोग करेगा और हम आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। उसमें एक चरगवा का है ना हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज है ना खुलने के लिए मांग है। तो स्टूडेंट्स और विधायक जी भी ना मुझे ना आवेदन दिए थे, वो पहले से ऑलरेडी ना भेजा हुआ है, मुझे आवंटित किया गया है। अभी ना इस इश्यू को हम लोग है ना शासन के लेवल पे ना टेकअप कर लेंगे। जबलपुर के ग्लोबल कॉलेज के पैरामेडिकल छात्राओं में मेडिकल आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का घेराव किया गया। 2 साल से एग्जाम ना होने से छात्राएं परेशान हैं। 3 साल पहले उन्होंने ग्लोबल कॉलेज में एडमिशन लिया था, जिसके बाद अभी तक वह फर्स्ट ईयर में ही है। 3 साल का कोर्स अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ग्लोबल कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं को सही जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं।
हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि 2 साल से हम लोग का एग्जाम का एनरोलमेंट नहीं हो रहा है, ना ही एग्जाम की डेट निकाली जा रही है। हम लोगों का हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जा रहा है एक तरह से, ना ही हम लोग जॉब कर पा रहे हैं, ना ही हम अपना बेनिफिट कोई भी ले पा रहे हैं अपनी पढ़ाई का। इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर हम लोग कैसे आगे कुछ पढ़ेंगे, कुछ कहाँ से भटकाया जा रहा है यूनिवर्सिटी से हम लोग को। कौन से कॉलेज से हैं आप? हम लोग ग्लोबल कॉलेज से हैं, बालाश्री और BIPMS इंस्टीट्यूट। कॉलेज में अगर आप बात करते हैं, क्या कॉलेज की हम इसमें गलती माने या फिर यूनिवर्सिटी की गलती? कॉलेज वालों का कहना तो ये है कि यूनिवर्सिटी एक्शन नहीं ले रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ है, एक जगह जाते हैं तो दूसरी जगह भेज दिया जाता है, दूसरी जगह जाते हैं तो तीसरी जगह भेज दिया जाता है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो जल्दी से जल्द एग्जाम की डेट की मांग कर रहे हैं। नाम आपका? श्रुति पटेल। सर वही प्रॉब्लम है हम लोग की कि एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं प्रॉपर, और कॉलेज से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, और कॉलेज में बोला जा रहा है तो वो हम लोग को यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ वाले हम लोग को चक्कर लगवा रहे हैं कि यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ। कोई भी हम लोग की बात को सीरियस नहीं ले रहा है। इसका आप लोगों ने जब एडमिशन लिया था तो क्या कहा गया था उस समय पे? हम लोग को बस ये बोला गया था 3.5 इयर्स का डिग्री कोर्स है एंड 4 इयर्स में मोस्टली आपका हो जाएगा, पर ये 2 साल हो गए और हम लोग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग की 3 साल में हो रहा है, जूनियर्स आ चुके हैं और वो हम लोग की पोस्ट में आ गए और हम लोग फर्स्ट ईयर में हैं अभी तक। मतलब अभी और कोई एग्जाम की बात हो ही नहीं रही है। अगर एग्जाम की बात कोई कहता है तो कहते हैं बच्चा हमको नहीं पता। यूनिवर्सिटी मतलब सीधी तौर पे इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली मना किया जा रहा है कि एग्जाम नहीं होंगे जी, सोल्यूशन ही नहीं दिया जा रहा है। आज यूनिवर्सिटी हम लोग को पेंडिंग में लटका दिया जा रहा है कि बस रुक जाओ आज यूनिवर्सिटी आए हैं, किस प्रकार का आश्वासन दिया, किसी ने कुछ बताया? किसी ने हम लोग को सिर्फ हम लोग इतने धूप में स्ट्रगल करके आए तो भी हम लोग को किसी ने सिंपैथी वर्ड नहीं किया। हम ऊपर गए, वहाँ पे उन्होंने केशव सर हैं, उन्होंने कहा, उन लोग ने बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग को बोला, ये नहीं कि पोलाइटली उनको बोलना चाहिए, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग को यहाँ नीचे भेज दिया। बच्चों का प्रॉब्लम भी तो देखना चाहिए ना अपन को, उन्होंने बच्चों की प्रॉब्लम भी नहीं देखी। जी, अब कॉलेज जो आप लोगों का कॉलेज है, चूंकि उनका ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन उन्होंने कोई अभी तक जवाब दिया? कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। यूनिवर्सिटी को ही हम लोग को क्या कहते हैं टारगेट बना दिया कि यहाँ आओ, यहाँ पे ही कुछ हो जी। अगर अब हम लोग यहाँ एक होप के साथ आए कि यहाँ पे कुछ हो जाए। अगर आगे अभी कोई सुनवाई नहीं होती तो आप लोगों का क्या रहेगा, आगे क्या करेंगे? स्ट्राइक ही होगा सर, और बहुत जोरदार वाला स्ट्राइक होने वाला है। ठीक है, नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम भानु ठाकुर है। कौन सा कॉलेज? जी, ग्लोबल पैरामेडिकल। बीते दिनों मध्य प्रदेश के सीधी में पत्रकार के साथ हुई अभद्रता को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा नरमी और लापरवाही से सस्पेंड अधिकारियों को बहाल किए जाने के संबंध में आज पीड़िता कनिष्ठ तिवारी ने भोपाल के 9 मसाला रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता की, साथ ही पुलिस के बहाल अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय विधायक से उनके परिवार और उनको जान का खतरा होने की भी बात कही। बीते 2 अप्रैल और 3 अप्रैल की दरमियानी रात जो है मैं और कुछ और सदनकर्मी और समाज सेवियों को जो है पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया था, बंद किया गया था थाने में, सीधी के सिटी कोतवाली में, और हमारे साथ जो है मारपीट की गई। और मारपीट के साथ साथ मुझे जो है ये बार बार कहा जा रहा था कि पुलिस और विधायक के खिलाफ खबर चलाओगे तो अभी थाने के अंदर जुलूस निकाले हैं, और आगे यदि ऐसे ही करते हो तो पूरे शहर में चड्डी पहन के जुलूस निकालूंगा। ये फोटो जो है हमारी अभिषेक सिंह परिहार थाना प्रभारी जो है तत्कालीन थाना प्रभारी अमिलिया थे, उनके द्वारा खींची गई थी और सोशल मीडिया में विधायक के माध्यम या फिर उनके अन्य साथियों के माध्यम से वायरल की गई थी। बीते 6 अप्रैल को ये फोटो जब पूरी तरह से वायरल हुई तो उसके बाद राष्ट्रीय मीडिया और प्रादेशिक मीडिया में काफ़ी इसको जो है मतलब ये प्रदर्शित हुई, और कहीं ना कहीं पूरे वैश्विक स्तर पर इस फोटो की जो है कड़ी भर्त्सना की गई। इस पूरे मामले में फिर उसके बाद मानवाधिकार ने पूरे मामले में संज्ञान लिया, डीजीपी से जवाब मांगा था 7 दिन के अंदर, तो उन्होंने यहाँ से डीजीपी साहब ने जो है रेडियो एसपी भोपाल को अपॉइंट किया था पूरे मामले में जांच करने के लिए। 1.5 महीना बीत चुका है, हालांकि 2 दोषी पुलिसकर्मियों को सीएम हाउस से एक आदेश जारी हुआ था जिसमें सस्पेंड किया गया था, और अब जो है उन्हें 14 तारीख को, अभी आज 17 है 18 है, 14 तारीख को उन्हें बहाल कर दिया गया है। मनोज सोनी को भी बहाल कर दिया गया जो थाना प्रभारी जो है कोतवाली है, और
अमिलिया थाना प्रभारी जो तत्कालीन थे अभिषेक सिंह परिहार, उन्हें भी बहाल कर दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर जांच काहे की हुई? जब इन्हें बहाल ही करना था तो बहाल की सूचना आपको कहाँ से मिली? बहाल की सूचना मुझे ऐसे मिली कि अभी परसों हमारे यहाँ एक टाटा हैरियर गाड़ी जो है शोरूम से किसी ने टेस्ट ड्राइव के नाम पर लेके भाग गया था। उसे पकड़ने के लिए अभिषेक सिंह परिहार को जो है बताया गया कि इनके द्वारा इनकी सफलता से उस गाड़ी को जो है प्राप्त किया गया। कौन कौन पुलिसकर्मी थे जिन्हें बहाल किया गया? ये मनोज सोनी, जिन्हें सस्पेंड किया गया था, 2 को, मनोज सोनी और एक है आपके अभिषेक सिंह परिहार, ये 2 पुलिसकर्मी थे जिन्हें सस्पेंड किया गया था। इन्हीं दोनों को बहाल कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि जब इन्हें बहाल ही करना था तो सस्पेंड क्यों किया गया और जांच किस चीज़ की गई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब मैं खुद देख रहा हूँ और जब मैं पूछ रहा हूँ अमित सिंह साहब से कि सर सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ, तो बोले नहीं वो सीसीटीवी फुटेज तो डिलीट हो गई है। तो मैं कैसे मान लूँ डिलीट हो गई, क्योंकि मेरे सामने। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।